नमस्कार, मैं हूं प्रवीण दुबे। एमपी में इन दिनों चुनाव की गर्माहट बिल्कुल झुलसा देने की कगार पर आ चुकी है। जाहिर है कि मुख्य मुकाबला कांग्रेस और बीजेपी के बीच ही है। एक तरफ तकरीबन 19 साल पुरानी बीजेपी सरकार है तो दूसरी तरफ है कांग्रेस जो 2003 के बाद से ही सत्ता में स्थायी वापसी के लिए जी तोड़ मेहनत कर रही है। लेकिन वो सत्ता के सुख की मिठास को गूंगे की गुड़ की तरह ठीक से महसूस कर पाती उससे पहले ही उसके हाथ से सत्ता के गुड़ की ढेली बीजेपी ने खींच ली थी। बहरहाल अभी तक के माहौल को देखें तो मुकाबला एक पक्षी तो नहीं है। दोनों तरफ बहुत सारे इफ्स एंड बट्स हैं और यही दोनों को मजबूत और कमजोर दोनों कर रहे हैं। ऐसे में दौर चला है घोषणाएं और विचारधाराओं में अतिक्रमण का। बीजेपी का एजेंडा कांग्रेस अमल में ला रही है। कांग्रेस की घोषणा को भाजपा चूंकि सरकार में है तो न केवल उच्चारित करती है बल्कि फौरन से पेशतर अमल में भी ले आती है। खाने के शौकीन लोगों को यदि उनकी भाषा में समझाएं तो इन दिनों एमपी में सियासत का मिक्स वेज बन रहा है। हर तरह की सब्जियां एक ही प्लेट में दिख रही हैं जिनके स्वाद में फर्क करना मुश्किल है। बहरहाल फिर उसी मूल प्रश्न की ओर लौटते हैं कि आगे कौन है, कांग्रेस या बीजेपी। दिख यही रहा कि टक्कर बराबर की है लेकिन कांग्रेस को थोड़ी बढ़त है। लेकिन यह इतनी नहीं है कि बीजेपी का सूपड़ा साफ कर सके। आज बात करेंगे इसी मसले पर कि क्या मुद्दों के अतिक्रमण से कोई आगे या पीछे हो सकता है। क्या सिर्फ योजनाओं की शुरुआत कर देने से सत्ता पक्ष को भारी वोट मिल सकता है। सबसे बड़ा वोट बैंक आदिवासी आखिर जाएगा किसके साथ। क्या एक साथ जाएगा आदिवासी या फिर सभी दलों को थोड़ी थोड़ी खुशी देकर वो भी तुष्टीकरण करेगा। और यह भी कि क्या बीजेपी को एक चेहरे के बजाय 5 सेनापतियों की फौज से फायदा होगा या नुकसान। बहुत नए सवाल जिन्हें लेकर खास पैनल के पास जाएंगे और कहेंगे कि जवाब तो देना होगा। लेकिन रस्मन पहले आपको दिखाते हैं एक रिपोर्ट, देखिए। एमपी में इस बार के विधानसभा चुनाव में कौन जीत सकता है, ये सवाल उतना ही पेचीदा है जितना ये कि मुर्गी पहले आई या अंडा। फिर भी जैसे इस पेचीदा सवाल के पक्ष और विपक्ष में ढेरों तर्क दिए जा सकते हैं वैसे ही इस बात के लिए भी दिए जा सकते हैं कि एमपी में सरकार बीजेपी बनाएगी या कांग्रेस। कांग्रेस में तो चलिए तय है कि यदि सरकार बनी तो सीएम कमलनाथ ही होंगे, लेकिन बीजेपी ने इस मसले को संयुक्त परिवार की किसी चतुर दादी की तरह हैंडल किया, जहां वो सभी बच्चों की पसंदीदा मिठाई सामने रखकर ललचा देती थी कि जो पहले होमवर्क करेगा सारी मिठाई उसकी। बहरहाल बीजेपी में जुटे सभी हैं, लेकिन इस क्रम में होड़ मची है। कैलाश विजयवर्गीय, नरोत्तम मिश्रा समेत दूसरे लोग हिंदुत्व का होमवर्क पहले खत्म करना चाहते हैं। वहीं दूसरी तरफ मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान अपनी जनप्रिय वाली छवि को लेकर सरकारी खर्चों पर योजनाओं का पिटारा खोलने का होमवर्क कर लेना चाहते हैं। नरेंद्र सिंह तोमर अपना होमवर्क करने के बजाय क्लास मॉनिटर के रोल में है, तो ज्योतिरादित्य सिंधिया उस स्टूडेंट की तरह हैं जो अपनी कॉपी छिपाकर शांत भाव से लिख रहा होता है। ऐसे में जाहिर है कि जो इनके दावे हैं या थे वो उनके पास दिख रहे हैं और जो उनके दावे थे वे इनके पास दिख रहे हैं। दावे हैं, दावों का क्या, सुनिए। कौन हल्का है कौन भारी है ये तराजू की जिम्मेदारी है और तराजू है इस प्रदेश की जनता। हम अपनी सरकार बनाने की कोशिश कर रहे हैं पूरी ताकत के साथ। भाजपा अपनी 18 साल पुरानी सरकार को बचाने की कोशिश कर रही है। जाहिर है कि उथल पुथल कांग्रेस में भी कम नहीं है। सतह आपको भले ही शांत दिख रही हो लेकिन अंदर लहरें बहुत हिलोर मार रही हैं। चूंकि निर्णायक वोट आदिवासी है तो विधायक उमंग सिंगार ने आदिवासी मुख्यमंत्री का राग छेड़ा। भले ही उनके समर्थन में कोई आदिवासी विधायक और न आए हों, लेकिन न केवल कांग्रेस बल्कि भाजपा दोनों ही इस बयान का न घोषित समर्थन कर सकती है न ही खिलाफत। उधर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ भाजपा के हिंदुत्व के मुद्दे की काट निकालने में लगे। छिंदवाड़ा में बागेश्वर धाम के संत आचार्य धीरेन्द्र शास्त्री की कथा से उनकी ही पार्टी के कुछ नेताओं के पेट में मरोड़ तो हो रही है, लेकिन वे सिर्फ बुदबुदा रहे। खुलकर बोलने का जिम्मा बीजेपी के फायर ब्रांड नेता नरोत्तम मिश्रा ने संभाल रखा है। कि जो पॉलिटिकल पाखंड है वो इस तरह से न करें। अब इसके लिए चुनावी रोटियां सेकने के लिए भजन कीर्तन की क्या आवश्यकता है। आप अगर कथा भी कराओ तो उस पर सिंबल अपना छापो, पंजे का निशान छाप दो,
ये इसकी आवश्यकता नहीं है। आप सेवा के माध्यम से आइए। दिलचस्प ये है कि मुहाने पर खड़े चुनाव में अभी तक दोनों ही पार्टी गेम चेंजर की तलाश में है। दावे कितने भी किए जाएं, लेकिन अभी तक वो जादुई चिराग तो दोनों के हाथ ही नहीं लगा जिसे रगड़कर सिंहासन सामने उपस्थित करने का आदेश दिया जा सके। ऐसे में अभी तो एमपी का चुनावी आकलन शेयर मार्केट के सेंसेक्स की तरह है, कभी इनके पक्ष में ऊपर जाता है तो कभी उनके। बीजेपी सिर्फ इस बात को लेकर जरूर अपनी पीठ थपथपा सकती है कि अभी वैसी एंटी इनकम्बेंसी तो कम से कम नहीं है जैसी प्रत्याशित थी। ब्यूरो रिपोर्ट, BSTV। तो सबसे पहले उन खास मेहमानों का परिचय मैं आपसे करा देता हूं जिनके साथ हम इस चर्चा को आगे ले जाएंगे। हमारे साथ हैं पंकज चतुर्वेदी, बीजेपी के विद्वान ऊर्जावान प्रवक्ता हैं। स्वागत है पंकज जी का। दूसरे मेहमान है मिथुन अहिरवार, कांग्रेस के युवा ऊर्जावान प्रवक्ता हैं, विद्वान हैं। बहुत स्वागत है मिथुन जी का। तीसरे मेहमान बहुत वरिष्ठ पत्रकार हैं, बहुत अच्छे राजनीतिक विश्लेषक हैं, दिनेश गुप्ता। दिनेश जी का भी बहुत बहुत स्वागत है। शुरुआत कर लेते हैं जाहिर तौर पर पंकज चतुर्वेदी जी से। पंकज जी, यदि मान लीजिए कमलनाथ जी करा रहे हैं वहाँ संत बागेश्वर धाम के संत आचार्य धीरेन्द्र शास्त्री जी की कथा, तो क्यों तत्काल आपके गृह मंत्री को कहना चाहिए कि पॉलिटिकल पाखंड से बचें, इसकी आवश्यकता नहीं है? तो अब आप तय करोगे कि उनको अपने इलाके में किस चीज की आवश्यकता है या नहीं? देखिए प्रवीण जी, हम तो कतई नहीं तय करेंगे, ये तो कांग्रेस पार्टी तय करेगी, कमलनाथ जी तय करेंगे, बाकी लोग उनको क्या करना है। पर जीवन काल में कमलनाथ जी कभी कथाओं के आयोजन करें, ऐसी राम कथा कमलनाथ जी ने कभी नहीं कराई। फिर अभी एक और शिव पुराण का भी आयोजन कमलनाथ जी कर रहे हैं, सितंबर माह में ऐसी चर्चा है। करें, अच्छी बात है, सनातन धर्म के सदकर्म के कार्य होने चाहिए। पर जब कमलनाथ जी इस प्रकार की कथा करते हैं तो तब प्रवीण जी सवाल हमने नहीं खड़े किए, सवाल खड़े किए प्रमोद कृष्णन जी ने, जो कांग्रेस पार्टी के नेता हैं। और उन्होंने कहा कि वो व्यक्ति जो बीजेपी का स्टार कैंपेनर हो, उसकी कमलनाथ जी आरती उतारते आपको लाज नहीं आई। ये मैंने नहीं कहा प्रवीण जी, ये नरोत्तम मिश्रा जी ने नहीं कहा, ये प्रमोद कृष्णन जी ने कहा, जो कांग्रेस पार्टी के नेता हैं। सज्जन सिंह वर्मा जी से प्रवीण जी आप अपरिचित नहीं है, उनके क्या शब्द थे इन्हीं आचार्य धीरेन्द्र शास्त्री जी के लिए। डॉक्टर गोविंद सिंह जी जो नेता प्रतिपक्ष में बार बार चिल्ला चला कहते हैं कि ये तो सब बीजेपी के एजेंट हैं, ये हिंदू धर्म का प्रचार कर रहे हैं। ये तो ये सवाल क्या नरोत्तम मिश्रा जी ने खड़े किए? सवाल सज्जन सिंह वर्मा जी के, सवाल डॉक्टर गोविंद सिंह जी के, सवाल प्रमोद कृष्णन जी के, और सवाल कांग्रेस पार्टी के उन लोगों के जिनके नाम से उन्होंने देश में मुद्दा चोरी हो जाता है, इस बात का खतरा तो नहीं रहता आपके मन में? नहीं, मुद्दा देखिए प्रवीण जी, भारतीय जनता पार्टी के लिए धर्म का ही मुद्दा रहा ही नहीं। हम तो आज भी धर्म की बात हम कहाँ करते हैं, हम तो विकास की बात करते हैं कि आइए मध्य प्रदेश की विकास दर 18% की, कृषि विकास दर 19% की, औद्योगिक विकास दर 24% की, प्रति व्यक्ति आय में पिछले 3 साल में 36% की ग्रोथ। पहले सवाल बहुत वक्त दिया पंकज जी, और आंकड़े सर आ जाऊंगा। पहले सवाल बहुत वक्त दिया, मैं एक बार इन कर लेता हूं मिथुन जी को। मिथुन जी, क्यों जरूरत पड़ जा रही है मतलब उनको ये बॉल देने की कि वो स्ट्रोक लगाएं? जो मुद्दा वो ये मान के चलते हैं कि उनका है, जो काम वो ये मान के चलते हैं उनका है। भाई आपने नरोत्तम मिश्रा जी को भी सुना, उन्होंने कुछ कांग्रेसियों के नाम भी गिनाए। वो कह रहे क्या आवश्यकता, भाई क्यों कर रहे हैं? नरोत्तम मिश्रा जी ने आवश्यकता शब्द इस्तेमाल किया, तो ऐसी क्या आवश्यकता पड़ गई छिंदवाड़ा में? देखिए, नरोत्तम मिश्रा जी ऐसा लगता है कि पार्ट टाइम पॉलिटिशियन है, इच्छाधारी गृह मंत्री यदि उनको कहा जाए तो गलत नहीं होगा, जो इच्छाधारी हिंदुओं में बार बार कहते हैं। जब सनी लियोनी, नेटफ्लिक्स और श्वेता तिवारी से उन्हें फुर्सत मिलती है तो वो बयानवीर बन जाते हैं और इधर उधर की बातों पर बयान देते हैं। आज सागर में 2 हत्याकांड हुए, आज रीवा में 2 बलात्कार हुए हैं, मध्य प्रदेश की निर्भया अपनी जिंदगी की जंग लड़ रही है, उन पर तो उनका बयान नहीं आता। चलिए, कांग्रेस पर भी प्रश्न किए हैं तो मैं जवाब देता हूं, हालांकि लोकतंत्र में सरकार को जवाब देना होता है। मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के पास ना विकास का मुद्दा है, ना महंगाई का मुद्दा है, ना बेरोजगारी का मुद्दा है, ना कोई और मुद्दा है जो जनता से सीधा जुड़ा हुआ। और भारतीय जनता पार्टी की बार बार कोशिश होती है कि धर्म के मामले पर वो लोग टिप्पणियां करें और जनता की भावनाओं को उद्वेलित करना है। तो कमलनाथ जी ने इनकी पोल खोलने का एक प्रयास फिर एक बार किया है कि वो भारतीय जनता पार्टी जो बार बार हिंदुओं के नाम पर लोगों को बरगलाती है, वो ये तो बता दें कि यदि मध्य प्रदेश में, पूरे देश में आज हिंदुओं की आबादी 80-85% की है, तो भारतीय जनता पार्टी क्या आज की तारीख में उन्होंने प्रश्न उठाया कि इस देश को हिंदू राष्ट्र मानती है क्या? और यदि नहीं मानती है तो ये जो हिंदू राष्ट्र बनाने के दावे भारतीय जनता पार्टी करती है, अगर आप हिंदू राष्ट्र इसको नहीं मानते तो भारतीय जनता पार्टी के सपनों का जो हिंदू राष्ट्र है
उसकी क्या व्याख्या होगी, क्या उसके समीकरण होंगे, क्या उसके पैरामीटर्स होंगे, इस बात पर उन्होंने जवाब मांगा तो नरोत्तम मिश्रा जी इधर उधर दाएं बाएं करते हुए सवाल को लेकर के निकल गए। भारतीय जनता पार्टी से हम आज भी प्रश्न करना चाहेंगे कि महंगाई और बेरोजगारी के मामले पर यदि आपके पास जवाब नहीं है तो हिंदू राष्ट्र के मामले पर आपकी क्या नीति है, किस व्यवस्था को आप हिंदू राष्ट्र मानते हैं, आज की तारीख में नहीं है और अगर होगा तो कैसा होगा, ये प्रश्न पूछ लूंगा। एक बार दिनेश जी को इनका लेता हूं, पूछ लूंगा यही सवाल सेम। दिनेश जी, क्या लग रहा है आपको कि दोनों पार्टियां, जैसे हमने एक शब्द इस्तेमाल किया, मुद्दों और विचारधाराओं के अतिक्रमण में लगी हुई है? मैं अभी और आऊंगा, मैंने घोषणाओं, मुद्दों और विचारधाराओं। पंकज जी से जब पूछेंगे तो उन घोषणाओं का भी जिक्र करेंगे। दिनेश जी। प्रवीण जी, इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं कि शायद दोनों राजनीतिक दल जनता की नब्ज नहीं समझ पा रहे, इसलिए कभी इधर जाते हैं, कभी किसी मुद्दे के साथ होते हैं, तो इसलिए बार बार उनका जो मुद्दों से भटकना या मुद्दों पर आना वो दिखाई देता है। क्योंकि आप देखिए कि जिस तरह की कथाएं हम देख रहे हैं कि प्रदेश में अचानक कथाओं का दौर बढ़ गया, रुद्राक्ष बट रहे हैं, बहुत सारे आयोजन, हर विधानसभा क्षेत्र में आप देखोगे ना, छोटे से लेके टॉप लेवल तक जितने भी विश्वविख्यात कथावाचक है वो भी कहीं ना कहीं नजर आ रहे हैं। तो एक स्वाभाविक सा लोगों को लगा कि ये कोई चुनावी कामकाज है, क्योंकि ये इस तरह के आयोजन जो हो रहे हैं या जिस तरह से कथावाचक कथाओं के अतिरिक्त बहुत सारी चीजें कर रहे हैं, तो स्वाभाविक तौर पर कांग्रेस पार्टी डर गई इससे। ये जो साफ तौर पर आप इसको देखेंगे ना, यदि डरे नहीं होते तो आप अपने मूल वोटर को क्यों छोड़ते? आप जो है उस मूल वोटर पर आप अपने डटे रहते, आप अच्छी बात है, माइनॉरिटी इस पर आप डटे रहते। तो कहीं ना कहीं जब बवंडर कोई दिखाई दे रहा होता है तो फिर हमें कुछ ना कुछ इंतजाम करने होते हैं। तो उन्होंने इंतजाम ही, आप ये मानिए कि कमलनाथ जी ने जो कथा कराई है वो ऐसा है कि आप जो है एक इंतजाम कर रहे हो ताकि इसको न्यूट्रल किया जाए, इस बेस को न्यूट्रल किया जाए। बिल्कुल सही। एक बार पंकज जी की तरफ। पंकज जी, जो सवाल मिथुन जी ने किया था उसका जवाब तो आप दीजिएगा जरूर से। एक मैं और एड ऑन कर देता हूं कि इनकी, जो मैंने दिनेश जी के पास जाते वक्त कहा था, इनकी कुछ एक योजनाएं थी। पुलिस को वीकली ऑफ, मतलब मेरे सर्वोत्तम संज्ञान के मुताबिक पिछली बार कांग्रेस के घोषणा पत्र में था, ये आपके उसमें नहीं था, आपने तत्काल लागू कर दिया। इनने जो दरें तय करी लाडली बहना के लिए, वो अगर मैं गलत नहीं हूं तो 28 को, यानी राखी के 2 दिन पहले भैया ने बहुत मंच से अनाउंस किया है, और वो शब्द उच्चारित कर देता हूं कि 28 को भैया बहनों से बात करेगा, तैयार रहिएगा, टीवी के माध्यम से करेगा। तो मैंने ये उम्मीद की जा रही है कि भाई 1500 करेंगे। तो ये तो इन दोनों, इनका ही एजेंडा था ये दोनों। प्रवीण जी, पुलिस कर्मियों को अवकाश देने का यदि कोई विषय इस मध्य प्रदेश में उल्लेख किसी ने सबसे पहली बार किया तो उनका नाम था श्रद्धेय बाबूलाल गौर जी, भारतीय जनता पार्टी सरकार के मुख्यमंत्री के रूप में। उन्होंने जिम भी खुलवाए थे, इससे सहमत हूं। हाँ जी, है ना सर। तो और उसके बाद बहुत सारी चीजें प्रवीण जी समयकाल परिस्थिति पर निर्भर करती हैं, और आज मध्य प्रदेश में पुलिस का साप्ताहिक अवकाश मूर्त स्वरूप में आकार पकार ले चुका है। लाडली बहना योजना भारतीय जनता पार्टी की, लाडली लक्ष्मी क्या बीजेपी की योजना थी? जब लाडली लक्ष्मी की परिकल्पना हुई तब परिहास किया गया, और आज मध्य प्रदेश से 45 लाख से अधिक लाडली लक्ष्मी है, लाडली लक्ष्मी पार्ट 2 शुरू है। और जब लाडली बहना की प्लानिंग करी गई तभी कहा गया कि हम 1500 रुपए देंगे हर बहन को। बीजेपी कैसे करेगी? 1.25 करोड़ का पंजीयन ही संभव नहीं है। 1.25 करोड़ पंजीयन हुए, फिर कहा कि उनके बैंक खातों को आधार से नहीं जोड़ पाएंगे। 1.25 करोड़ पंजीयन हुए बहनों के, 1.25 करोड़ बहनों को 2 किस्त जा चुकी हैं। और जो मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि ये 1000 से तो शुरुआत है मध्य प्रदेश की बहनों, ये 3000 तक जाएगी ये योजना। और प्रवीण जी, कोई राज्य मध्य प्रदेश में जो इस प्रकार की दावे के साथ काम करता हो और एग्जीक्यूट करता हो, और यही प्रवीण जी भारतीय जनता पार्टी की जल्दी से हिंदू राष्ट्र वाला जो मिथुन जी का सवाल था उस पर भी कर दीजिए, फिर मैं इनके पास जाऊंगा। दे देता हूं सर, जल्दी का थोड़ा समय लगता है, बड़ा विषय। देखिए सर, अच्छा, भारतीय जनता पार्टी, प्रवीण जी, क्या सनातन हिंदू परंपरा क्या कहती है? वसुधैव कुटुंबकम, पृथ्वी हमारा परिवार है, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। इसमें सर किसी धर्म जाति की बात नहीं है सर। जिस भारत भूमि से 3 धर्मों का उद्भव हुआ हो, जो आज दुनिया में अपनी धर्म ध्वजा को लहरा रहे हो, भारत भूमि पर मुगल से लेकर अंग्रेज तक आए, सब एकोमोडेट एडजस्ट हो गए। जिस भारत भूमि
किसी प्रकार का विद्वेष न हो, वो हिंदू धर्म, और यही भारतीय जनता पार्टी का संदेश है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जमानत लेकर अब तक ठीक है, उसको वो एकात्म मानववाद कहते थे, हम कहते हैं सबका साथ, सबका विकास, ठीक सबका है। विश्वास और मिथुन जी, सबका आपको प्रयास। इन कर लेता हूं। किसी दूसरा धर्म की नहीं कोई बात। बस सर बहुत वक्त दिया, दो सप्लीमेंट्री ले ली। मिथुन जी को बचा इन कर सर शेष रहेगा। मिथुन जी को इन कर लेते। मिथुन जी, दूसरा आप जो जवाब देना चाहें, और दूसरा जो दिनेश जी ने कहा था, मैं उसको जरूर उद्धृत करूंगा यहाँ पे। वो कह रहे हैं कि जो कोर वोटर है ऐसे में, वो कंफ्यूज नहीं हो जाएगा कि भाई कि जाना है इनके साथ कि नहीं जाना है। देखिए, कोई राजनीति में हर बात वोटरों को देख करके नहीं होती। अच्छा। हमेशा भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच में जो वैचारिक लड़ाई रही है वो समय समय पर सामने आई, लेकिन पिछले कुछ सालों में भारतीय जनता पार्टी ने एक ऐसा आवरण बनाने की कोशिश की, जैसे धर्म को लेकर के सारे मुद्दों को पीछे छोड़ करके साहब आप धर्म पर ले आइए और आखिरी चुनाव के समय में धर्म को सामने रख करके आप जीत जाइए। तो कमलनाथ जी ने ये प्रयास किया है कि भारतीय जनता पार्टी जो विषयों और मुद्दों के आधार पर भागती हुई नजर आती है, चुनाव आते ही इन्हें सीए, एनआरसी, हिंदू राष्ट्र ये सब सामने आ जाता है। तो उन्होंने एक प्रश्न किया और उस प्रश्न का आप देखेंगे उत्तर भारतीय जनता पार्टी के पास नहीं है कि क्या भारत, अगर जैसे मध्य प्रदेश है तो मध्य प्रदेश में वन की उसका वॉल्यूम में सबसे ज्यादा है, तो मध्य प्रदेश को वन प्रदेश कहा जाता है। आदिवासी सबसे ज्यादा है तो आदिवासी प्रदेश है। तो अगर सबसे ज्यादा आबादी हिंदुओं की है तो कमलनाथ जी ने पूछा भारतीय जनता पार्टी से कि क्या भारत आज की तारीख में हिंदू राष्ट्र है? भाजपा की तरफ से कोई जवाब नहीं। तो मतलब इतने सालों से चला आ रहा इनका जो एक एजेंडा है, कमलनाथ जी ने एक अपने प्रश्न से उसकी हवा निकाल दी। भारतीय जनता पार्टी के पास अब कुछ नहीं बचा है, तो मजबूर होकर के इन्हें लाडली बहना के बारे में बात करनी पड़ रही है, मजबूर होकर के इन्हें कल को महंगाई की बात करनी पड़ेगी, मजबूर होकर के कल को इनको सिलेंडर की बात करनी पड़ेगी। हम इसी ट्रैक पे राजनीति को लाना चाहते हैं। जो भारतीय जनता पार्टी कहती थी हमारे पास ट्रम्प कार्ड धर्म का है, कमलनाथ जी ने उस ट्रम्प कार्ड को भी जोकर साबित कर दिया और भारतीय जनता पार्टी के पास आप जाओ तो आइए मध्य प्रदेश में कि पटवारी भर्ती में अनियमितता आज भी 19 साल के बाद क्यों है। आइए एमपीपीएससी में आकर के एक परीक्षा तय होती है, दूसरी निरस्त होती है, चौथी में ज्वाइनिंग मिलती है, फिर निरस्त हो जाती है। आइए मध्य प्रदेश में 34 लाख से ज्यादा रजिस्टर्ड और 1 करोड़ से ज्यादा बेरोजगार क्यों है, महंगाई इतनी चरम सीमा पर क्यों है। इन प्रश्नों पर चुनाव लड़िए, हम चुनाव लड़ेंगे। दिनेश गुप्ता जी को इन करते हैं। दिनेश जी, 2-3 चीजें मैं इस पे कर लेता हूं कि आपको लग रहा है कि क्या एक दूसरे के जो एजेंडे हैं उसमें अतिक्रमण, और दूसरा आजकल आप देख रहे होंगे कि जो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान है, अमूमन उनकी जो आइडेंटिटी है बड़े सौम्य, विनम्र और सरल व्यक्ति के तौर पर पहचाने जाते हैं। वो आपको उनका कल का एक बयान भी याद होगा जिसमें उन्होंने कहा, मैं उच्चारित कर देता हूं कि एक कमलनाथ जब तेरी पार्टी की सरकार थी। अमूमन ये लहजा सीएम का होता नहीं, हालांकि पलटवार तुरंत ट्वीट के जरिए आया। इसे कैसे देखते हैं आप? नहीं, देखिए, आप प्रवीण जी याद करिए कि लोकसभा चुनाव के समय भी जो शिवराज जी थे उन्होंने छिंदवाड़ा में इसी तरह से कलेक्टर के बारे में कहा था। हाँ। तो वो तब विपक्ष में थे, है अंदाज होता है, तब सीएम नहीं कहा था, तब विपक्ष में एक अंदाज है। नहीं, लेकिन विपक्ष हो या व्यक्ति तो व्यक्ति है। हाँ। व्यक्ति जो है कई बार जो है अपनी जो जिस तरह की शैली होती है उसी शैली पे करते हैं। शिवराज जी की शैली बहुत महत्वपूर्ण है राजनीति। वो जिस तरह से संवाद करते हैं ना वोटर से, वो आप देखिए वही तो उनकी पॉपुलैरिटी का कारण है। तो शिवराज जी जब इस तरह की भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं तो आप ये मान के चलिए कि वो कहीं ना कहीं वोटर के मन में ये चीज़ डालना चाहते हैं। वो वोटर से ही सारी चीज़ें उन पर एक मनोवैज्ञानिक प्रभाव डालते हैं। तो इस तरह के बयानात कोई बहुत ज़्यादा आप देखिए ना कि इससे वोटों का कोई इधर उधर होना नहीं है। अच्छा, एक सवाल जल्दी से आपसे भी सप्लीमेंट्री लेता हूं कि उमंग सिंगार का जो बयान है, आपको लगता है कि आदिवासी सीएम मांग, केवल मैं बात कर रहा हूं, मतलब बनाना नहीं, मांग अफोर्ड करने की पोजीशन में है बीजेपी और कांग्रेस? मांग केवल कि अफोर्ड कर लेंगे भाई? नहीं, बिल्कुल नहीं है प्रवीण जी। आप देखिए किसी भी दल में आदिवासी मुख्यमंत्री तब हो सकता है, ये आदिवासियों को भी इस पर विचार करना चाहिए, जब एक राजनीतिक दल के पास पूरी 47 की 47 सीटें हों। तब तो आप क्लेम कर सकते हो कि हाँ साहब आदिवासी हम आपके साथ आए को जो है आप मुख्यमंत्री बनाइए। आप यदि जो है कहीं 12 होती हैं, कहीं 20 होती हैं, उसमें मुझे लगता है कि उनको कोई भी राजनीतिक दल इस पर तैयार नहीं होगा कि हम आदिवासी को मुख्यमंत्री बना रहे हैं। उनकी जो मांग है वो अपने क्षेत्र में अपने वोटर की अपेक्षा को केवल बढ़ाने की मांग है, इससे ज्यादा उसका कोई। और अपना भी सदन में ध्यान आकर्षण एक अलग मसला है, ले चलते हैं एक बार पंकज जी के पास चलते हैं। पंकज जी, एक और बात, अभी तक मतलब जो तय है, मतलब आप इससे खंडन करोगे मैं जानता हूं, अभी तक तय है कि बीजेपी ने मानसिकता बनाकर रखी कोई एक चेहरा सामने नहीं लाना। जैसे हमने कहा कि भाई 5 बच्चों से कह दिया कि भाई होमवर्क करो, जो पहले करेगा मिठाई उसको मिलेगी। तो ये 5 सेनापति आपको लगता है फायदा पहुंचाएंगे या एक नाम फायदा पहुंचा सकता था? देखिए प्रवीण जी, मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी का फेस माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान है और वही भारतीय जनता पार्टी का फेस रहेंगे।
लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी की विशेषता और विशिष्टता दोनों है कि भारतीय जनता पार्टी में फेस कोई भी हो, पर पॉलिटिकल चैलेंज को सब मिलकर फेस करते हैं, सब मिलकर सामना करते हैं। तो चेहरा माननीय मुख्यमंत्री शिवराज जी, उनकी सरकार की रीति नीति है, पर विष्णुदत्त शर्मा जी अपनी भूमिका में, ज्योतिरादित्य सिंधिया जी अपनी भूमिका में, नरेंद्र सिंह जी, कैलाश जी, प्रहलाद जी, सब अपनी अपनी भूमिका में है। और यही जब चुनाव होता है, यही तो हमारी रणनीति ना प्रवीण जी, कि कौन से हमारे राजनेता का उनकी क्षमताओं का कहां उपयोग करना है। तो भारतीय जनता पार्टी संगठन ने रणनीति के तहत तय किया, और सारे नेता सारी जगह जाएंगे प्रवीण जी, मुख्यमंत्री जी भी जाएंगे, सिंधिया जी भी जाएंगे, नरेंद्र सिंह तोमर जी भी जाएंगे, प्रहलाद पटेल पता है भी कि जाएंगे, चारों पांचों लोग जाएंगे। मैं कह रहा हूं धनाधन जो एक बार जल्दी से एक सप्लीमेंट्री, फिर मिथुन जी के पास जाएंगे। धनाधन जो घोषणाएं कर रहे हैं शिवराज जी, और एक तरह से बहुत सारी आ जाओ ले जाओ मुफ्त वाली, इतना बजट तो है ना, मतलब इतना आकलन कर लिया प्रवीण जी 15 महीने की कमलनाथ सरकार का पेट डायलॉग, मामा खजाना खाली कर गया, मामा खजाना खाली कर गया, शिवराज जी के लिए कहते थे उस समय के सीएम कमलनाथ जी। और उसी खजाने से माननीय मुख्यमंत्री शिवराज जी ने चमत्कार किया। आज मध्य प्रदेश बीमारू से विकसित राज्य, ठीक है, 3 मिथुन से जी वो 23 का चमत्कार मतदान करते हैं भाई किया। खाली खजाने से। और अब मिथुन जी को इन करता हूं सर, सर, दो सवाल ले रहा हूं, जो किया। जब बीच में से अमूमन एक सवाल ही लेता हूं। जो कहा मिथुन सो जी, किया सर। मामा चमत्कार कर रहे हैं भाई, खजाना खाली नहीं हो रहा है। सब 3 इडियट्स सबने देखिए, चमत्कार पे चमत्कार भाजपा ने किए हैं। खैर विषय तो ये है कि वो भारतीय जनता पार्टी जो कह रही थी कि भारतीय जनता पार्टी ने पिछला चुनाव जिस नारे के साथ लड़ा था, माफ करो महाराज हमारा नेता शिवराज, शायद उस समय रणनीति विहीन चुनाव लड़ा था, जो आज पंकज जी कह रहे हैं अब हम रणनीति के साथ चुनाव लड़ेंगे, इसलिए कोई चेहरा नहीं होगा। भारतीय जनता पार्टी के कितने प्रभारी सह प्रभारी में, एक को तो अभी 2 साल की सजा हो गई है, कितनी इनका टीम वर्क हो पाएगा नहीं हो पाएगा, खैर हम उससे मतलब नहीं है। हमें मतलब है कि यदि 2018 में जनता ने एक मैंडेट दिया था, जनता ने एक सरकार को चुना था, कमलनाथ जी को मुख्यमंत्री चुना था, तो भारतीय जनता पार्टी ने वोट तंत्र को नोट तंत्र से बदला, जनतंत्र को धनतंत्र से बदला। उसका बदला भारतीय जनता पार्टी से जनता लेना चाहती, तो कमलनाथ जी के नेतृत्व में, उनके सीएम फेस के रूप में वापस कमलनाथ जी को मुख्यमंत्री बनाने की अभी 100 दिनों की एक जो है हमारे कदम बाकी हैं। 100 दिनों के बाद कमलनाथ जी मुख्यमंत्री पद के फिर से शपथ लेंगे। भारतीय जनता पार्टी जो दावे का आधार चलाना चाहती है सर, दावे का आधार जनता का वो समर्थन जिसके आधार पर भारतीय जनता पार्टी आखिरी बार यदि मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव जीती थी, बांट के सबको खुश कर देंगे सर, आखिरी बार जीती थी 2013 में, और अब की बार भारतीय जनता पार्टी का सुपड़ा साफ हो जाना, क्योंकि जनता बड़ी समझदार है, वो जानती है कि जिस भारतीय जनता पार्टी में 19 साल में कुछ नहीं दिया, आखिरी 2-3 महीने में 2-3 छोटा जवाब पंकज जी, छोटा जवाब ताक्षरी हो जाएगी, दिनेश जी के पास में जा पाऊंगा। नहीं है। छोटा जवाब पंकज जी, बहुत छोटा। आज डॉक्टर गोविंद सिंह ने कहा है कि कांग्रेस पार्टी किसी चेहरे पर चुनाव नहीं लड़ती, हम बाद में तैरेंगे। यहां हमारे मित्र कह रहे हैं कि कमलनाथ जी चेहरा है। और जिस प्रकार की 2018 में मेजोरिटी आई थी कांग्रेस पार्टी की, 116 पर नहीं पहुंच पाए, तो 2-4 सीटों के अंतर से सरकार बना ली। और ये नोट तंत्र की बात करते, तीसरे मेहमान को इन कर लेता हूं मैं, दिनेश जी को इन कर लेता हूं। वक्त है अपने पास, शायद तो है, हाँ है, दिनेश जी को इन कर लेते। दिनेश जी, एक जो बड़ी बात है वो इसी पर बात करना चाहिए कि भाई जो सर्वे आधार बनाए जा रहे हैं दोनों तरफ से, और ये जो आप भी वरिष्ठ पत्रकार हैं, आपके पास छन के खबरें आ रही होंगी कि किसी भी स्तर तक जा सकती है बीजेपी कांग्रेस, किसी भी स्तर का। आशय मेरा यह है कि किसी इलाके में मान लीजिए जीतने वाले उम्मीदवार उन्हें दिनेश गुप्ता ही नजर आ गए, पार्टी की मेंबर नहीं है, तो भी उन्होंने कहा भाई मेंबर बनाओ और चुनाव लड़ाओ। ये स्थिति आपको लगता है आएगी दोनों पार्टियों की तरफ से? आप देखिए ना कि जिस तरह की राजनीतिक गतिविधियां हम देख रहे हैं, तो अभी से वो इसी बात की ओर इशारा कर रही है कि हर मूवमेंट पर आपको स्ट्रेटजी में चेंज दिखेगा। जब सामान्य चुनाव की हालात होते हैं, तब राजनीतिक दलों को समझ में नहीं आ रहा होता है कि उन्हें किस पिच पर जाके खेलना है। तो कई बार ऐसा होता है कि आप जो निर्णय करते हैं वो लगता है कि ठीक नहीं हुआ और चुनाव हाथ से निकल गया। जैसे हमने 2018 को भी तो उसी तरह से देखा था ना, उससे परिस्थितियां कैसे अलग हैं। जैसी परिस्थितियां 2018 में थी, आज वैसी परिस्थितियां हैं। तो वो परिस्थितियों के रिजल्ट नहीं आए, इसी को लेकर एक सर्वाइवल दोनों राजनीतिक दलों में दिखाई दे रहा है, और वो लगातार कोशिश कर रहे हैं कि वोटर का ध्यान उनकी तरफ जाए। पंकज जी, 2018 से कैसे भिन्न है ये चुनाव? प्रवीण जी, कैसे भिन्न नहीं है। मध्य प्रदेश में 2018 के चुनाव में वोट परसेंट बीजेपी का ज्यादा, 109, 114, 4-5 सीटों के अंतर से कांग्रेस पार्टी की सरकार ने सिर्फ उल्लेख किया कि क्या 2018 में बम्पर मेजोरिटी थी। 2018 में ग्वालियर चंबल की 34 में से 26 सीटें जीती सिंधिया जी के नाम पर कांग्रेस पार्टी ने। अभी हमारे मित्र ने कहा कैंपेन था माफ करो महाराज हमारे तो राज्य कैंपेन था ना बीजेपी का, तो प्रोजेक्शन किया सिंधिया जी का, दिखाया कोई और,
जिम्मेदारी किसी और की। अच्छा, और वो तय कर दिया था व्यक्ति जो मतलब। 15 सर मेरी बात तो सुनिए सर, वो व्यक्ति जो 15 महीने की अपनी सरकार नियंत्रित नहीं कर पाया हो, जो 15 महीने की सरकार में घोटालों के आरोप से घिरा हो। ठीक है सर, वो व्यक्ति वक्त जो फिसल रहा है हाथ से। 50 मिथुन जी का जवाब ले लेता हूँ। वो मिथुन व्यक्ति अब जी, क्या मिथुन जी काम आप करेगा? कुछ तय नहीं कर पाए थे इसलिए देखिए फिसल नहीं गए। पंकज जी ने 15 बड़ा महीने एक सवाल भारतीय जनता पार्टी से पूछा है कि पिछले चुनाव में यदि भारतीय जनता पार्टी ने नारा दिया था माफ करो महाराज हमारा नेता शिवराज, तो जब ज्योतिरादित्य सिंधिया जी ने भाजपा ज्वाइन की तो उनको मुख्यमंत्री क्यों नहीं बनाया? ये एक अच्छा प्रश्न भारतीय जनता पार्टी से पंकज जी ने पूछा। मुझे अब लगता बना है देंगे ना भाई? भारतीय नहीं, अब बना दें। अभी तो आपके पास मैंडेट है, अगली बार तो मिलेगा नहीं। 23 में चुनाव आते आते आपको मैंडेट मिलना नहीं है। आखिरी मौका था सिंधिया जी के पास। तो पंकज जी का ये जो दर्द है भारतीय जनता पार्टी को समझना चाहिए और ज्योतिरादित्य सिंधिया जी को मुख्यमंत्री बना देना चाहिए, क्योंकि इसके बाद भारतीय जनता पार्टी को अगले 20 साल मौका नहीं मिलेगा। कमलनाथ जी को चुनने जा रही है आपको जनता। 15 महीने में आप संभाल नहीं पाए, वो कह रहे हैं। देखिए हमने क्या, भारतीय जनता पार्टी में जो लोग लालच में गए थे सीएम पद का, जिनको अरे लालच था कि प्रमाणित साहब करना, भाजपा ने कौन यदि लालच नारा में दिया गया? था तो भाजपा हमें सीएम बना प्रमाणित देगी। करो, आज वे अपने एविडेंस अस्तित्व की लड़ाई लड़ प्रमाणित रहे हैं। करो। जनता ने इस बात को भी 28 सीटों देखा का है चुनाव कि क्यों आ रहे? भारतीय जनता अच्छा, पार्टी 28 के सीटों का लोगों चुनाव से क्यों आ आज रहे? पंकज चतुर्वेदी जी 28 का सीटों का प्रश्न है चुनाव कि क्यों आ माफ रहे? करो महाराज 28 हमारा सीटों का नेता चुनाव शिवराज। क्यों आ रहे? आज भारतीय जनता 28 पार्टी सीटों क्या का माफ चुनाव करो क्यों आ शिवराज रहे? हमारा नेता 28 महाराज बोलेगी सीटों का इस चुनाव बात क्यों को आ रहे? लेकर के इसका भारतीय उत्तर दो जनता ना। ठीक है पार्टी सर, की माफी तरफ बहुत से दिलचस्पी बहस और मैं लंबा ले जाना 28 चाहता था, लेकिन वक्त चुनाव इजाजत नहीं देता। बहुत बहुत 28 शुक्रिया तीनों मेहमानों का इस चर्चा में शामिल होने के लिए, बहुत धन्यवाद। दर्शकों से जरूर कहूंगा कि अभी जितने दावे, जितनी घोषणाएं आपको मिल रही हैं और आपके पक्ष की हैं, बिल्कुल थैला भर के उसे कबूल करिए, क्योंकि आपका वाजिब हक है। इलेक्शन के वक्त ही ये होते हैं, लेकिन अपने वोट का इस्तेमाल वहीं करिएगा जहां आपको लगे कि भाई हाँ ये कैंडिडेट ठीक है, ये हमारे लिए काम करेगा, उसे ही वोट दीजिएगा। आज की चर्चा में इतना ही। कल किसी खास मसले पर खास पैनल के साथ बैठकर कहेंगे, जवाब तो देना होगा। आप देखते रहिए BS TV।